साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। साथियों छत्तीसगढ़ जो टेट का जो पेपर लगा था अभी कितनी तारीख को 9 तारीख को अभी पेपर हुआ था, उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका मैं सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें मैं टोटल जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, बिल्कुल मैं ऑथेंटिक रूप से हर संभव जो क्वेश्चन है लगभग मैं पूरा क्लियर करवाऊँगा। इसमें हो सकता है मुश्किल से, बाकी फाइनल जो बोर्ड की आएगी। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। देखिए भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था का जो समय अपन बात करते हैं वो होता है कितना, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का समय। और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो समय है वो आता है किसके अंतर्गत, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत। आपके सामने ऑप्शन है 1 नंबर पे, ए है शिशुअवस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था और सी है मध्य बाल्यावस्था और द यहाँ पे डी जो है उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष का जो समय है वो आता है किसके अंतर्गत, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, सामाजिकरण की प्रकृति क्या है। सामाजिकरण की प्रकृति क्या है। ए है यहाँ पे अचेतन प्रक्रिया, बी कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है अंतःक्रियात्मक। सामाजिकरण प्रक्रिया है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो चलने वाली जो प्रक्रिया है, संप्रेषण है, वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। यह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन को समझना है कि हमारा जो दृष्टिकोण दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से अलग होगा तो हम क्या उत्तेजित हो जाते हैं। यहाँ पे जो उत्तेजना है वो उसका संबंध किससे है, किसी इमोशन से है। किससे है, इमोशन से, जिसको अपन संवेग भी कहते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं समझने के अभाव में। तो आपके सामने ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास से, बी संवेगात्मक विकास, सी शारीरिक विकास और डी है सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर होता है संवेगात्मक विकास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, बी संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो यह विद्यार्थी किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है, संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। अपन इसको जूम ही कर लेते हैं। ठीक है, या बायलिंगुअल देख लीजिए आप, बायलिंगुअल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है। हम जो भी क्यूरिकुलम बनाते हैं उसका आधार क्या क्या लेते हैं अपन, शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकता। तो इन दोनों को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम्य निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझेंगे तो हर क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चनों का जो लेवल है ठीक है, अपन कह सकते हैं एकदम डाउन नहीं है और नहीं ज़्यादा हाई है, लेकिन बेसिक मैं समझता हूँ अच्छा जो क्वेश्चन है वो लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है आपके सामने है, ए मूल प्रवर्तिक व्यवहार, बी है अनुबंधित अनुक्रिया, सी अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार और डी प्रोक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुबंधित अनुक्रिया है, प्रश्न को पहले से अपन को समझना है कि अधिगम में निम्नतम स्वरूप यानी सबसे कम अधिगम, यानी सीखना किसमें होता है। अनुबंधन तो सीखने का ही अपन सिद्धांत भी पढ़ते हैं, सीखने का सिद्धांत चलता है। अंतःप्रज्ञात्मक वो भी क्या है, बालक के सीखने से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार के बारे में आपने विशेषता पढ़ी। मूल प्रवर्तिक जो व्यवहार होते हैं बालक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। बालक के मूल प्रवर्त्यात्मक जो व्यवहार है बालक का, जैसे अपन कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं, भय, ठीक है, क्रोध, तो ये जो भी संवेग है वो अधिगम के परिणाम नहीं है। कभी भी हम डरना सीखते नहीं है। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं यहाँ पे बालक का जो मूल प्रवृत्त्यात्मक भय से उत्पन्न होने वाला जो व्यवहार है यानी पलायन। देखिए संवेग है, ठीक है, उसके प्रति जो पलायन होता है ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, और क्रोध के प्रति क्या है, जैसे युयुत्सा है या उसकी जो लड़ने की इच्छा है वो उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है आप सबको पता है, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, जन्मजात होती है। तो इनको हम सीखते हैं नहीं है। तो क्वेश्चन जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
कक्षा शिक्षण अधिगम अंत्यक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? उत्तर किशोरावस्था क्रिया आधारित प्रस्तुति, बी कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, ये अपन कह सकते हैं क्रिया आधारित या अनुकरणात्मक, ये प्रारंभिक समय है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, और डी है दत्त वाचन एवं लेखन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? अभी मैंने बात की थी कौन सा, लगभग 2 से 6 वर्ष। तो आप देखिए ये जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है? 2 से 7 वर्ष जो है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक में आती है। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में बी। भाषा योग्यता और संप्रेषणशीलता का कम्युनिकेशन का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित का त्याग कर देता है? आपके सामने ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था और डी है यहाँ पे वृद्धावस्था। तो क्या होगा इसमें? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास के जो चरण है, ठीक है, उसमें जो 3 को फिर 2 भागों में बांटा है, तो टोटल 6 अवस्थाएं बताई उसने। ठीक है, 6 अवस्था बताई। उसमें देखिए कानून, आपके सामने ऑप्शन है कानून व्यवस्था अभिविन्यास, बी स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, सी है यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और डी है यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। कानून एवं जो सेकंड वाला है उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है। ठीक है, और सेकंड का मतलब जो 3 चरण है कौन कौन से अपन कह सकते हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशन और कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व नैतिक अवस्था, एक परंपरागत और एक आत्म अंगीकृत। तो यहाँ पे सामाजिक वो इसके अंतर्गत आ जाती है, 2 इसके अंतर्गत है, 2 इसमें। तो ये चौथे चरण की जो है वो आ जाती है सामाजिक अनुबंधन, ये सेकंड वाले में आ जाती है दोनों, और दंड एवं आज्ञा पालन ये फर्स्ट में आ जाता है। लेकिन ये देखिए जो बी है वो इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नैतिक विकास की ये कोई अवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं में अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि सीखने के जो मॉडल है, सीखने के मॉडल से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू के, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, हाँ, शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाए। आपके सामने देखिए 3 मॉडल है। सीखने का मॉडल भी कौन कौन से है? 3 मॉडल है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल, और डी है प्रोक्त सभी। कई स्टूडेंट्स ने जो है आंसर की में भी कईयों ने गलत बताई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है इसका प्रोग्रामिंग मॉडल। देखिए सीखने के जो मॉडल है 3, ये जो बैंकिंग मॉडल है वो रटने पर है, रटने पर आधारित होता है। प्रोग्रामिंग जो मॉडल होता है वो चरण, यानी जैसे अपन कह सकते हैं सभी इस रूप में चरण जुड़े हुए होते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। ये भी अपन कह सकते हैं दोनों क्या है, लगभग एक ही रूप में है। एक तो रटने से संबंधित हो गया और एक हो गया यानी शिक्षक जैसे कहता है वैसे ही बालक चलते हैं इन दोनों मॉडल के अंदर। जबकि रचनावादी जो मॉडल है वो अलग है। यहाँ पे वो क्या है, स्वयं क्रियाएं करके ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण करता है किसमें? रचनावादी मॉडल। लेकिन यहाँ पे बात की गई है, देखिए स्टेप चरणों की बात की गई। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम, देखिए ये चरण चल रहा है यहाँ पे, शुरू से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो ये होता है प्रोग्रामिंग मॉडल। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है स्किनर, वो भी इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की है, कौन सी? तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था का समय कितना है?
फर्स्ट का जन्म से 2 वर्ष, सेकंड का 2 से 7 वर्ष, थर्ड की 7 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपके सामने ऑप्शन है ए व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, और डी है शारीरिक कौशल का विकास। वैसे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, मेरे हिसाब से तो देखो चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। इसमें व्यक्तिगत विकास को मैं थोड़ा ठीक मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए जो व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत की उसकी जो चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, या अपन कह सकते हैं अधिगम, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विकास, ठीक है, अभियोग्यता जो है, अभियोग्यता किसके अंतर्गत आती है? उसके एक विशेष किसी क्षेत्र में कौशल का विकास। अभिक्षमता का तो किसके संबंध है? कौशलों के विकास से संबंध है, ठीक है। तो ये तो संज्ञानात्मक विकास से नहीं है। अभियोग्यता एप्टीट्यूड, अभियोग्यता क्या है? विशेष कौशलों का विकास, इसका संबंध है अपन कैसे क्रियात्मक विकास से है। बच्चे का विकास ये कुछ स्पष्ट नहीं है, बच्चे का क्या विकास है, कौन से पक्ष की बात कर रहा है, इसमें कुछ सार्थकता ही नहीं है। शारीरिक कौशल का ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ये, बहुत से लोग इसको गलत बता रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत मैं लूँगा। तो व्यक्तिगत विकास उसके जो संज्ञानात्मक चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, अधिगम, ये इसके अंतर्गत आएगा। और बोर्ड का भी जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से 99% इसमें ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अभियोग्यता क्या होती है? हमारे कौशल होते हैं, जैसे बालक का जैसे सिंगिंग है, कोई भी देखिए सिंगिंग है, डांसिंग है, टीचिंग है, ये सभी क्या है? जितने भी एक्टिविटीज़ है, मैं कह सकता हूँ क्या एक्टिविटीज़, तो वो सभी किसके अंतर्गत आती है? हमारी एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती है, हमारी अभिक्षमताओं के अंतर्गत आती है। तो अब ये जो कौशल होते हैं वो कौशलों से संबंधित है। किसने? अपन कह सकते हैं कौशलों, स्किल से संबंधित है। किससे हैं? स्किल से संबंधित है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक की बात की जा रही है। देखिए जो मैंने बात की थी चिंतन, स्मृति, प्रश्न, ये इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है। जैसे व्यक्ति वह स्वयं चिंतन करता है वैसा दूसरा चिंतन नहीं करता, तो ये व्यक्तिगत विकास है, ठीक है। स्मृति जो है वो सबकी व्यक्तिगत होती है। देखने का जो नजरिया जिसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं वो भी व्यक्तिगत होता है। तो सभी जो है सभी यहाँ पे जो व्यक्तिगत से संबंधित है। देखिए चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, ध्यान हम कैसे देते हैं वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो ये सभी को देखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ए, और अधिकतर लोग मेरे हिसाब से इसमें गलत बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत जन्म से विकार्योत उत्तक शरीर के किसी अंग के भाग या न होना, उसकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में आने वाली समस्या। तो इसमें हो जाएगा ये जो सभी प्रकार की जो समस्या है वो बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? तो इसके अंतर्गत आपके सामने ऑप्शन आगमनात्मक बी है, प्रयोगमूलक, और सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आगमनात्मक यानी शिक्षक सामान्यतः अपन को पता है कि इसका जो नियम चलता है उदाहरण से नियम, तो शिक्षक इसका भी प्रयोग करता है। प्रयोगमूलक एम्पेरिकल, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन पहला ऑप्शन, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। बिल्कुल ये आरटी एक्ट में स्पष्ट रूप से जो धारा 27 है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी, ठीक है, केंद्र व राज्य की है, ठीक है, ये भी सही है। और बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है इसमें। और इसमें ये जो है विशेष, तो इसमें ये कथन अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य, बौद्धिक विकास जिसको क्या कह सकते हैं? देखो वही क्वेश्चन लगभग है, संज्ञानात्मक विकास, कल्पना, समझ, तर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। देखिए समझ सबकी व्यक्तिगत होती है, कल्पना सबकी व्यक्तिगत होती है, तर्क सबका व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल, ठीक है। जैसा वो तर्क करता है वो दूसरा नहीं कर सकता।
क्वेश्चन नंबर 17 आक्रामकता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि अपन कह सकते हैं आक्रामकता का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। हमारे स्वयं के द्वारा जो विचार करते हैं, हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके कारण आक्रामकता उत्पन्न होती है। लेकिन जीव वैज्ञानिक सारी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टी में डी। क्वेश्चन नंबर 17 में डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है? आपके सामने ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। सेकंड है इसमें बच्चे अपने, ये सही है, बच्चे अपने साथ ही अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। विकास जो समान, उसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, ये कथन गलत है। अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक, वो तो सूझ से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 और 2। 1 और 2 किसके अंतर्गत है? सी में। क्वेश्चन नंबर 19, रूपा के आंख की कॉर्निया सूख गई और उससे दिखाई देना बंद हो गया। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है, ए अपंगता, बी क्षति, सी अक्षमता, डी सामान्य। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वह डिसेबिलिटीज यानी अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रायोजन रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इसमें कि विशेष आवश्यकता वाले जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षाएं में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीखे, और डी है उन्हें शिक्षित कर सके। तो ये इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये ऑप्शन भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें विभिन्न जो बालक है सभी कैटेगरी के, तो उनमें वो एक से सहयोग की भावना उनमें रहेगी। लेकिन जो मुख्य है इसमें ये हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 20 में सी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? कैसे पहचानता है एक शिक्षक? आपके सामने ऑप्शन है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। देखिए मनोविज्ञान में मैं बात करूं, साइकोलॉजी में, एक शिक्षक एक प्रकार के व्यवहार को देखकर उसके बारे में एक निश्चित धारणा नहीं करनी चाहिए, उसको कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। एक बार के अवलोकन के आधार पर शिक्षक को धारणा निश्चित नहीं करनी चाहिए, उसे विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार को देखना चाहिए और विभिन्न व्यवहारों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालकर उसका सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, ताकि बालक का जो व्यवहार है वो कैसा है। ठीक है, एक बार के आधार पर जो अगर व्यवहार का निर्धारण करते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाता है। देखिए जो चैनल पर नए हैं और तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मनोविज्ञान से संबंधित टोटल ये अपना चैनल है, इसमें मनोविज्ञान से संबंधित क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्लस जितने भी सी-टेट, यूपी-टेट, आर-टेट, उत्तराखंड टेट, सभी के जो आंसर है उनको मैं एक्सप्लेन के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा, सभी करवा भी रहा हूँ, पीछे जो वीडियो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, सामाजिक व्यवस्थाओं की मांगों का अनुपालन, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति, और डी है सामाजिक वृत्ति का विकास। देखिए समाज में जो नियम बने हुए हैं उनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने भी कुछ उद्देश्य होते हैं, अपने भी कुछ विचार होते हैं, उनमें सामंजस्य होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, क्योंकि हम भी समाज में जुड़े हुए, समाज हमें प्रभावित करता है तो हम भी समाज को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। भाषाई विकास किसका परिणाम है? ए है व्याकरण का प्रशिक्षण, बी अनुकरण एवं पुनर्बलन, सी है जन्मजात योग्यता, और डी है परिपक्व। तो बी.एफ. स्किनर के अनुसार, स्किनर का जो सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या अपन कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, उसमें किस बात पे बल दिया गया कि अनुकरण के द्वारा और पुनर्बलन के द्वारा ही बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। जब बालक अनुकरण करता है और उसके बाद में जब पुनर्बलन मिल जाता है तो पुनर्बलन उस कार्य को क्या है, दोबारा पुनरावृत्ति का कार्य करता है। क्या किसका कार्य करता है? पुनरावृत्ति का। पुनरावृत्ति का कार्य कौन करता है? पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, डी है शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। देखिए अच्छा अधिगम सबसे जो
मनोविज्ञान क्या है, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिखाने पर बल देती है, शिक्षण पर बल देती है। तो सबसे पहली जो बात आती है, हमको बाल केंद्रित शिक्षा पर, इस पे गौर करना है। आप शिक्षण विधियों पर, शिक्षक पर या अन्य पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को अपन गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना, छात्र की सक्रिय रुचि होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में शामिल करता है। देखिए, बालक के पास जो पहले से ज्ञान है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, स्कीमा, बालक के पास जो पहले से ज्ञान है या जो ज्ञान का जो संगठन है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। उस ज्ञान में कोई चीज़, नई चीज़ ऐड करते कोई भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, या नई चीज़ वो जो आत्मसात करता है, नई चीज़ जोड़ता है इसमें, ठीक है। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है। और पूर्व ज्ञान में संशोधन करना क्या कहलाता है, समायोजन, ठीक है। और दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, इक्विलिब्रियम, जिसको अपन कह सकते हैं संतुलनीकरण। और वो जो पूरी प्रक्रिया वो कहलाती है संगठन, व्यवस्थापन अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को इतना पूछा गया कि जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान में, स्कीमा में जोड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। पियाजे का ये सिद्धांत है, काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। आपके सामने ऑप्शन है स्कीमा, संभावित विकास क्षेत्र, सी है वास्तविक विकास क्षेत्र, और डी है समीपस्थ विकास क्षेत्र। देखिए, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से किसी के बारे में नहीं कहा गया, ना तो समीपस्थ के बारे में, ना वास्तविक विकास, ना संभावित विकास। तो इसमें दिया गया कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो। देखिए, जहाँ पर बालक बिना किसी सहायता के पहुँचे उसको तो हम क्या कह देंगे, उसको कह देंगे, उसका वास्तविक विकास क्षेत्र कह देंगे, मान लो, ठीक है। और उसको सहायता देने के बाद में वो जहाँ तक बढ़े वो उसका क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास कर दिए। और सहायता मिलने के बाद वो जो अधिकतम दूरी तय करता है उसको हम पोटेंशियल डेवलपमेंट कर देंगे, यानी संभावित विकास क्षेत्र। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, तीनों ही बात मेरे तो समझ से बाहर है कि बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते और सीखते, ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो तो इसके अनुसार अगर अपन देखें तो इसका जो ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है इसके अंतर्गत समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बाकी देखते क्या होता है, बोर्ड का आंसर क्या मानते हैं। इसका जो मेरे अनुसार, जो अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसमें डी हो सकता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर सकता है, बी मित्रों की मदद से कर सकता है, शिक्षक की मदद से कर सकता है, और डी है स्वयं करने में असमर्थ है। देख, इसको फोल्डिंग किसको कहते हैं हम, इसको फोल्डिंग अपन कह सकते हैं कि बालक को शिक्षक के द्वारा, या जिसको ज़्यादा ज्ञान है, बालक देखिए यहाँ से बिना सहायता के वो खुद चल रहा है, यहाँ अटकने पर उसको जो सहायता दी जाती है, और जो क्या कहते हैं अपन, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, बीच की दूरी को तो अपन ZPD कह सकते हैं, ठीक है। समीपस्थ विकास जिसको अपन क्या कह सकते हैं, समीपस्थ विकास कह सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक के द्वारा जो सहायता दी जाती है, शिक्षक के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, सी, शिक्षकों की मदद से जो कर पाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मित्रों की मदद से भी, देखिए मित्र जरूरी नहीं है कि वो उनसे ज़्यादा अनुभवी हो, स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक जो है वो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा अनुभवी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, आनुवंशिकता, बी भौतिक दशाएं, सी सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए बालक की वृद्धि एवं विकास को सभी है वो प्रभावित कर रहे हैं, तो चाहे वो सांस्कृतिक दशाएं हो, समाज हो, आनुवंशिकता हो, भौतिक दशाएं हैं, वो सभी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों के विकास करने का अवसर मिलेगा। आपके सामने ऑप्शन है स्थूल गत्यात्मक कौशल, ठीक है, और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें खिलौने बनाने के दौरान है उसके हाथ और आँखों का समन्वय जिसमें होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत, ठीक है। और बालक का चलना, दौड़ना, भागना, ये जो भी क्रियाएं वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोर्ड का क्या मानते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 30, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। मूर्त, अब बात यहाँ पे देखिए, मूर्त परिस्थिति यानी 7 से 11 वर्ष। अब 7 से 11 वर्ष किसके अंतर्गत आती है? आपके सामने ऑप्शन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, और देखिए दो कथन है, एक तो मूर्त परिस्थिति और समझना। तो 7 से 11 बाल्यावस्था तो आ गया, क्या आ गया? बाल्यावस्था तो आ गया, लेकिन ये कौन से पक्ष से समझते? अब समझना है वो संज्ञानात्मक से है। किससे हैं? तो आप देखिए इसमें बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास कह सकते हैं, उसका संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट पेपर था उसको मैंने क्लियर करवा दिया। चैनल पे जो नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित रूप से यहाँ आपको बेहतरीन आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।